नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और लक्ष्य के पथ पर बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहे होंगे। हमेशा मैं तो यही उम्मीद करता हूं। आखिरकार आज हम एक और क्लास पर डिस्कस करने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये 16वीं क्लास है। इससे पूर्व 15 क्लास मैं आपके समक्ष पेश कर चुका हूं और जो भी मित्र साथी नए हैं वो इन 15 क्लासों को आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और मैं आपसे हमेशा यही उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासें आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें। क्योंकि आपके सुझाव, कभी कभार कोई स्टूडेंट मुझे सुझाव देता है और वो सुझाव एक इम्प्लीमेंटेशन बदल बन जाता है, एक बदलाव आता है, उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। फॉर द एग्जाम्पल, मैंने जो पिछली 14 क्लासें थी वो कॉमन डाली थी, तो एक दो बच्चों ने मुझे सुझाव दिया कि सर ऐसा नहीं करें, आप यूनिट वाइज डाल दें। और आखिरकार बार बार मुझे इस बात के लिए आपने प्रेशर डाला तो मैंने यूनिट वाइज कर ही दिया। हाँ, उसमें मुझे थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, हर प्रश्न को चेकअप करना पड़ रहा है, अलग अलग एंगल से उस प्रश्न को लेना पड़ रहा है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत यदि आपकी सफलता का एक छोटा सा कंकड़ भी बने, आपकी नींव का एक छोटा सा कंकड़ भी बने, तो मुझे खुशी मिलेगी। तो बहरहाल आज की क्लास में हम जियोमॉर्फोलॉजी के प्रश्नों पर बात करते हैं। और इस समय स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती, जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस समय स्कूल व्याख्याता की भर्ती आ चुकी है। बड़े उत्साह के साथ आप तैयारी कर रहे होंगे। पोस्टें भले ही कम है, घबराने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक पॉसिबिलिटी बढ़ने की भी है तो बढ़ भी सकती है, इसलिए आप पूरे मनोयोग के साथ अध्ययन करें। ठीक है, हम बात करते हैं प्रश्नों पे। इससे पूर्व ये स्लाइड बीच में डाल दी टीम ने। वैसे इस स्लाइड पे मैं कई बार बात करता था। मैंने एक जो कोर्स चलाया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अभी चल रहा है। पहले मैंने टारगेट लिया था 500 प्लस सिलेक्शन का, और जिस दिन भर्ती आई तो मुझे निराशा हुई कि यार भर्ती 210 की है तो मैं 500 प्लस सिलेक्शन कैसे दे पाऊंगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि पोस्टें भी बढ़ेगी और हम, हमारे जो परिवार के बच्चे हैं, जो एन के ज्योग्राफी पॉइंट परिवार है, ये अपना प्लेटफॉर्म है, आप सब जानते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के एन के ज्योग्राफी पॉइंट ऐप है, ये आपको सिंबल मिलेगा ऐप का। इसको आप डाउनलोड करके और पूरे कोर्स की रणनीति देख सकते हैं। अलग अलग वीडियो भी मेरे यूट्यूब पे डाले हुए हैं, पूरे कोर्स के बारे में भी बताया हुआ है। अब मैं जो ये वीडियो डाल रहा हूँ, क्लास डाल रहा हूँ, इसके कुछ समय बाद ही मैं ऐप को लेकर के एक क्लास लाने वाला हूँ। तो जुड़िए मेरे परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ, एन के ज्योग्राफी पॉइंट परिवार के साथ, जहां आप जीरो से लेकर के एडवांस ज्योग्राफी तक को बहुत ही इजी भाषा के अंदर गहराई से समझ सकते हैं। चलो हमेशा की तरह प्रश्नों पर ही बात करें। विद्यार्थियों, मूल बात यह है कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि जब भी मैं प्रश्न करवाता हूं आपके पास कॉपी और पेन होनी चाहिए। मैं केवल प्रश्न और उत्तर तक ही सीमित नहीं रहता हूं, मेरी ये कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। आज का आपके सामने पहला प्रश्न और ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक तरफ पर्वतों की सूची दी हुई है और दूसरी तरफ पर्वतों के टाइप दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड एग्जामों के अंदर ये प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। सूची में आल्पस है, वासजेज है, विंध्यन है और फ्यूजियामा है, यानी ये पर्वत के टाइप है और ये ये पर्वत है और ये पर्वत के टाइप है। इनमें से कौन ब्रंसौत है, कौन ज्वालामुखी है, कौन वलित है और कौन अवशिष्ट पर्वत है। ओके, आपने इसका आंसर है वो एकदम क्लियर कर चुके होंगे। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जब हम आल्पस की बात करते हैं विद्यार्थियों, तो आल्पस वलित पर्वतों के अंतर्गत आता है। तो आल्पस का संबंध हो गया वलित से। उसके बाद में वासजेज है, ये यूरोप का पर्वत है, स्पेशली फ्रांस का, तो ये ब्रंसौत पर्वत है। और उसके बाद में विंध्यन की बात करें तो विंध्यन इसमें अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आएगा। और फ्यूजियामा जापान में है, ये आएगा ज्वालामुखी पर्वत। थोड़ी सी मैं कुछ एक पर बात कर लूँ, इस पर बात कर लूँ विशेष, क्योंकि हर चीज पे तो लंबी बात हो नहीं सकती। बच्चों से आपकी उम्मीद तो मेरे से रहती है कि सर बहुत पढ़ा दें यहाँ यहाँ। अब जैसे यहाँ इसको पूरा करने जाऊँ तो मैं यहाँ ही पूरी ये क्लास कर लो 1 घंटे की, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात हो जाए। विद्यार्थियों, ब्रंसौत पर्वत क्या है कि दो ब्रंशों का मध्यवर्ती भाग जब ऊपर उठ जाता है या साइड के किनारे जब नीचे धंस जाते हैं, सामान्यतः ये जब
एक चट्टान होती है, इसके अंदर ये दो फाल्ट आ जाती है, और कभी कभार इस फाल्ट के बीच का ये जो भाग होता है, ये भाग ऊपर की तरफ उठ जाता है इस तरीके से, या तो इसका अप मूवमेंट हो जाता है या इसका डाउन थ्रोवन हो जाता है। इसका या तो अप थ्रोवन हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, या इनका डाउन थ्रोवन हो जाता है। ऐसी कंडीशंस में यहाँ जो पर्वत बनता है उसको बोलते हैं ब्रंसोत पर्वत। अब दुनिया में ब्रंसोत पर्वत के एग्जाम्पलों के प्रश्न बड़े पैमाने पर पूछे जाते हैं। मूल रूप से ब्रंसोत पर्वत में एक जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है, आपने नाम सुना होगा, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, और वासजेज ये तो है ही, फ्रांस का है, यूरोप का बोला जाता है। इसके अलावा और भी है, जैसे यूएसए के अंदर है सियरा नेवदा, सियरा नेवदा ये पर्वत है यूएसए के अंदर, वो भी इसका एग्जाम्पल है। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर साल्ट रेंज पाकिस्तान के अंदर है, ये भी ब्रंसोत पर्वत के अंतर्गत आती है। और एक यूएस के अंदर ये है वाचाज श्रेणी, ये कई बार कंफ्यूज करती है, वाचाज और वासजेज यूरोप के अंदर है, और वाचाज है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। एकदम आपका प्रश्न क्लियर हो गया? तो ये प्रश्न ज्यादा पूछे जाने की पॉसिबिलिटी। अब वलित पर्वत में कौन आते हैं? नवीन मोड़दार पर्वत आते हैं, जिसमें एशिया के अंदर हिमालय आता है, यूरोप के अंदर आल्प्स आता है, अफ्रीका में एटलस आता है, उत्तरी अमेरिका के अंदर रॉकी आता है, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज आता है, वो आता है वलित पर्वत के अंदर। ज्वालामुखी पर्वतों का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल फ्यूजियामा है विद्यार्थियों, और फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। ओके, अवशिष्ट पर्वतों में अरावली भी आता है और विंध्यन भी आता है। अवशिष्ट पर्वत ये विद्यार्थियों पुराने मोड़दार पर्वत है, जिसको अपरदनकारी साधनों ने तोड़ तोड़ करके और अब उसके अवशेष ही बचे, उनको अवशिष्ट कहते हैं। तो ये आपका मिलान एकदम क्लियर हो गया। चलो ठीक है, और एक बात मैं आपको और कहता हूं कि यदि विद्यार्थियों इनके संबंध में और जानकारी आपके पास कोई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि वो कमेंट बॉक्स कोई बच्चा पढ़ेगा तो उनको और जानकारी मिलेगी। समझ गए? और कमेंट बॉक्स लिख करके और नीचे आप अपना नाम और परिचय जरूर लिखें, ताकि मुझे पता रहे कि कितने स्टूडेंट कहाँ से जुड़े हुए और कितना है वो ज्योग्राफी के प्रति इंटरेस्ट रखते हैं। और आप हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है NK ज्योग्राफी पॉइंट नाम से, NK ज्योग्राफी पॉइंट इस नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। और यदि आप हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर है जिन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ आपको ज्योग्राफी की हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है उनका मैं सॉल्यूशन करने का प्रयास करता हूँ। इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट पर बात करें। अंधी घाटियां पाई जाती है। वैसे ज्योग्राफी, पुरानी ज्योग्राफी के स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते हैं अंधी घाटियां क्या है, कहाँ मिलेगी। कास्ट प्रदेश में है, शुष्क प्रदेश में है, हिमानीकृत प्रदेश में है, टुंडा प्रदेश में है। अब आपने इस प्रश्न का उत्तर लिख दिया होगा, ये कास्ट प्रदेश में है। विद्यार्थियों, अंधी घाटियां भौमजल का स्थलाकृतिक स्वरूप है, यानी ये भौमजल के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है। और भौमजल की कैसी स्थलाकृति है? अपरदनात्मक स्थलाकृति है। एक्चुअल में अंधी घाटी क्या होती है कि पहले मैं कास्ट प्रदेश पर बात कर दूं। ये कास्ट प्रदेश क्या है? ये चूना युक्त चट्टानी प्रदेश है जहां गोलन क्रिया बड़े पैमाने पर होती है। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा चट्टान में ज्यादा है तो वहां गोल क्रिया ज्यादा होगी। ये युगोस्लाविया का यानी फ्रांस का एक प्रदेश है कास्ट, वहां इस प्रकार की चूना चट्टानें ज्यादा होती है। और इसके अलावा एड्रियाटिक प्रदेश है, एड्रियाटिक प्रदेश, एड्रियाटिक सागर के पास के जो एरिया है जिसमें युगोस्लाविया वगैरह ये देश आते हैं, वहां भी चूना चट्टानें ज्यादा होती है। वहां के कास्ट प्रदेश के नाम पर ये स्थलाकृति है वो कास्ट स्थलाकृति बनी है। अब दुनिया में जहां पर भी चूने की स्थलाकृतियां हैं उसको हम कास्ट प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में कास्ट प्रदेश के अंदर जब जल है वो ऊपर से छोटे छोटे या बड़े बड़े छिद्रों के द्वारा अंदर जाता है। उन छिद्रों को आपने पढ़ा होगा, ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। विलियन रंदर है, गोल रंदर है, युवाला है, पोलजे है, इस तरीके के नाम है। ये जो जितने सारे मैंने अभी नाम लिए ना, ये सारे कास्ट जल या भौम जल के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है और अपरदनात्मक स्थलाकृति।
इसमें ये जो विलियन रंध्र होते हैं, इनसे होकर के जब जल अंदर जाता है, वो रंध्र काफी बड़ा और गहरी खाई के रूप में हो जाता है, और जिसमें जल है वो काफी गहराई तक चला जाता, दिखता नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अंधी घाटी। ओके, एकदम बात समझ में आ गई आपको। और इन प्रश्नों से रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, तो भी आप है वो नीचे डाउट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें। सॉरी, इस बीच में एक स्लाइड आ गई। ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है, मैंने पूर्व में भी आपको बता दिया, स्कूल व्याख्याता भूगोल ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज। अभी जस्ट मैं काम कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज पे, जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ अभी मैं टेस्ट सीरीज पे काम कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। सारे प्रश्न मैं मेरे हाथ से निकाल रहा हूँ और उसका एनालिसिस कर रहा हूँ। एन के ज्योग्राफी पॉइंट इसी एप्लीकेशन पर आपको विद पीडीएफ मिलेगी। ये पीडीएफ के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बात करेंगे अलग से, ठीक है। कुडप्पा कर्म के सेल संबंधित है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। जब भी हम इंडियन इसकी बात करते हैं जियोमॉर्फो की या भारत की भू आकारी की बात करते हैं, सेल संरचना की बात करते हैं, तो भारत में बहुत प्राचीन काल की चट्टानें अलग अलग टाइम पीरियड की बनी है। तो उसमें से कुडप्पा कर्म की चट्टान है, ये किस सेल से संबंधित है? आर्कियन सेल से संबंधित है, आर्यन सेल से संबंधित है, द्रविड़ सेल से संबंधित है, पुराण सेल समूह से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है पुराण समूह से संबंधित। विद्यार्थियों, भारत के अंदर ये 4 काल की चट्टानें पाई जाती है। ये अलग अलग टाइम पीरियड है हो, ये मैं एक स्लाइड के अंदर इनका समय भी मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पुरानी जो चट्टानें होती है इसको आर्कियन समूह की चट्टान के नाम से जाना जाता है। आर्कियन समूह, जिनको हम आद्य महाकल्प से भी पहले की बात के रूप में लेते हैं। आर्कियन समूह के अंदर 2 तरह की चट्टानें भारत के अंदर मिलती है। ये प्रश्न बड़े स्टैंडर्ड एग्जामों में कई बार पूछा जाता है। आर्कियन समूह में 2 क्रम आते हैं, एक तो आर्कियन क्रम आता है, एक धारवाड़ क्रम आता है। आपने नाम सुना हो तो, नहीं सुना हो तो अभी से ध्यान रख लेना। एक तो आर्कियन क्रम की चट्टान इसके अंतर्गत आएगी और एक आएगी धारवाड़ क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम के बाद में आता है पुराण समूह या पुराण क्रम, यानी आर्कियन समूह की चट्टानों के बाद जो चट्टानें बनती है उसको पुराण समूह कहते हैं, ठीक है। पुराण समूह में भी 2 चट्टानें आती है, एक कुडप्पा आती है और एक विंध्यन आती है। इसमें भी 2 क्रम है, एक तो है कुडप्पा क्रम और एक है विंध्यन क्रम। तो ये कभी कभार आपका ध्यान आकर्षित करवा सकती है। विंध्यन क्रम की चट्टान किससे संबंधित है? ये पुराण समूह से संबंधित है। आर्कियन के बाद पुराण आता है, पुराण के बाद आता है द्रविड़ियन समूह। द्रविड़ियन समूह ये जो पुराजैविक हमारा काल है, जिसको हम कह सकते हैं आर्कियन के बाद में प्राकजीवी, परागजीवी नहीं पुराजीवी, पुराजीवी से पहले परागजीवी आता है। ये आपने उसको टाइम पीरियड को पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा। उसमें आता है द्रविड़ियन समूह, और द्रविड़ियन समूह में जो हमारा पूरा जीव महाकल्प होता है उसके अंदर 5-6 पार्ट किए होते हैं, आपको पता हो तो। कैम्ब्रियन, देखो ये जो है पुराण समूह, इसका जो अंतिम टाइम पीरियड है वो प्री कैम्ब्रियन है, और यहाँ शुरुआत होती कैम्ब्रियन से। ये आपने कभी नाम सुने होंगे, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, उसके बाद में सिलरियन, डेवोनियन, और उसके बाद में आता है कार्बोनिफेरस। आर्डोविशियन, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, और उसके बाद में कार्बोनिफेरस आता है। इस टाइम पीरियड की जो भी चट्टानें बनी हैं वो भारत के अंदर द्रविड़ समूह के अंतर्गत आती है। ये मेरा लिखवाने का तात्पर्य यही है कि आप ये जैसे प्रश्न बनाए किसी एग्जाम में, तो ऐसा का ऐसा प्रश्न जैसे ये आ सकता है कि कार्बोनिफेरस काल की चट्टानें हैं वो भारत के किस समूह से संबंधित है? वो द्रविड़ समूह से। और आर्यन समूह विद्यार्थियों ये लेटेस्ट समूह है, ये पर्मियन, ट्रियासिक, ये मतलब इस पूरा जीव कल्प का तो एक ही इसके अंतर्गत आएगा, पर्मियन काल। और पर्मियन काल के बाद में जो मध्यजीवी महाकल्प है जिसको मेसोजोइक टाइम पीरियड कहते हैं, मेसोजोइक टाइम पीरियड के तीनों जो टाइम पीरियड की चट्टानें हैं, ट्रियासिक काल की और जूरेसिक काल की
और क्रिटेशियस काल की। ठीक है, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आएगी। उसके बाद में इसी टाइम पीरियड के दौरान जो दक्कन ट्रेप बनी थी वो भी इसके अंतर्गत आती है। और ट्रियासिक के बाद में इसकी हम बात कर लें, जो हमारा नवीन काल है जिसमें टर्शियरी और क्वाटरनरी दोनों ही आते हैं। टर्शियरी काल और क्वाटरनरी काल, ये ताजी जो भी चट्टानें बनी है वो सब आर्यन समूह के अंतर्गत आती है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पर डिस्कस करें। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना एक स्थल रूप है और 2 अपरदन के अभिकर्ता है। ये प्रश्न आपने वो जो पढ़े होंगे, स्थलाकृतिक स्वरूप, यानी कौन सी स्थलाकृति किस अपरदनात्मक कारक से बनी। अपरदनात्मक कारकों में नदी आती है, हवा आती है, बहता हुआ बर्फ जिसको हम हिमानी कहते हैं, भौमजल आता है, और जो समुद्र की लहरें हैं वो अपरदनात्मक कारक में आते हैं। वो कुछ स्थलाकृतियां बनाती, उनका जिक्र है वो यहाँ किया गया है। इससे पूर्व ये एक जो मैं आपको और बताना चाह रहा था कुड्डपा वाले में, ये कुड्डपा शब्द कहाँ से आया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुड्डपा, और वहां ये चट्टानें बड़े पैमाने पर पाई जाती, उसके नाम के कारण ही इनका नाम कुड्डपा पड़ा है हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट इस पर बात करें तो स्थल रूप में जल गृतिका, गोलरंदर, स्टेक और टेफोनी, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है। कौन भूमिगत जल के द्वारा बनता है, कौन समुद्री जल के द्वारा बनता है, कौन वायु के द्वारा बनता है, और कौन नदी के द्वारा बनता है। ये जो तुम्हारी जल गृतिका है ना, ये नदी बनाती है जल गृतिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉट हॉल। ओके, और गोलरंदर है ये आपका बनाएगा भूमिगत जल। मैं इससे पहले वाले प्रश्न में ही मैंने आपको बात बताई थी गोलरंदर और विलियन रंदर की। गोलरंदर, विलियन रंदर, डोलाइन, पोलजे, ये सारी चीजें हैं वो भौमजल के द्वारा बनाई जाती है। और उसके बाद में स्टेक, स्टेक है ये समुद्री जल के द्वारा बनाया जाता है। स्टेक क्या होता है विद्यार्थियों, वैसे आपने पढ़ा होगा, यदि कोई खड़ी चट्टान है और खड़ी चट्टान है और समुद्री जल के वो आड़े आती है, तो कभी कभार समुद्री जल उसको बीच में से काट देता है। जैसे ये कोई चट्टान समुद्र के अंदर फैली हुई है और यहाँ से वो अपर्दन कर देता है, ये एक पूरा खड़ा स्तंभ रह जाता है पानी के अंदर, इसको बोलते हैं स्टेक। चारों तरफ पानी से घिर जाता है तो वो स्टेक है। और उसके बाद टेफोनी है, ये आता है वायु का। ओके, तो ये हो गया आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि कौन किससे सुमेलित है। और नॉर्मली इनके अंदर ये पॉट होल्स और स्टेक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ जो यूनिक नाम है ना वो इंपॉर्टेंट है एग्जामों की दृष्टि से। नेक्स्ट पर बात करें, ये वही है ऑनलाइन कोर्स सीरीज की, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, थोड़ा गहराई से पढ़ लेना, सही सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है। एक तरफ कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है विद्यार्थियों, ये टर्मिनोलॉजी अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था में बनने वाले एक प्लेन एरिया मैदान के संदर्भ में है। आपने अपर्दन चक्र पढ़ा नहीं होगा, नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे तो अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। जब आप इरोजन साइकिल की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग एरिया के अंदर जब इरोजन साइकिल अपनी अंतिम स्टेज पे जाता है तो वहां एक प्लेन मैदान का निर्माण करता है, जिसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। तो पैडी प्लेन किसने दिया है, पेनी प्लेन किसने दिया है, पेन प्लेन किसने दिया है, पेन फैन किसने दिया है। उसके आगे विद्वान का नाम है कि क्या पैडी प्लेन डब्ल्यू पेंक का है, क्या पेनी प्लेन डेविस का है, क्या पेन प्लेन क्रिमके का है, क्या पेन फैन लॉसन का है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। विद्यार्थियों ये पैडी प्लेन है ना, ये डब्ल्यू पेंक का नहीं है, ये पेंक का पैडी प्लेन नहीं है। ध्यान रखना, पैडी प्लेन दिया था एल.सी. किंग ने, एल.सी. किंग ने। तो ये प्रश्न आपका यहां सीधा क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा इस पर बात करूं कि ये जो पैडी प्लेन, पेनी प्लेन, पेन प्लेन, पेन फैन है, ये कैसे बनते हैं, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इस पर नोट किया है, वर्क किया है, इस पर मैं आपको बात करना चाहूंगा। आपके पास भी यदि बुक है
तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं। जैसे तुम्हारा ये जो पैडी प्लेन है ये आपका बनेगा अर्धशुष्क क्लाइमेट के अंदर। अर्धशुष्क क्लाइमेट का मतलब जहाँ मरुस्थलीय इलाके हैं वहां बनेगी, और वहां मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल के द्वारा जब कगार निवर्तन होता है, कगार निवर्तन का मतलब ढाल का जो भाग है वो धीरे धीरे पीछे हटता है, वहां इसका निर्माण होता है। तो पैडी प्लेन के संबंध में आप ये ध्यान रखना कि ये अर्ध शुष्क प्रदेश के अंदर निर्मित होगा। अर्ध शुष्क प्रदेश का मतलब ये कहाँ निर्मित होगा? मरुस्थल के अंदर निर्मित होगा। और मरुस्थल के अंदर ये किसके द्वारा निर्मित होगा? कगार निवर्तन। विद्यार्थियों, ज्योग्राफी में एक टर्मिनोलॉजी चलती है, कगार निवर्तन का क्या मतलब होता है? फॉर द एग्जाम्पल ये पर्वत है, ठीक है, और ये क्षैतिज सतह है, ये विद्यार्थियों कगार है। कगार का मतलब खड़ा ढाल है, खड़ा या झुका हुआ ढाल है। जब इस ढाल का मलबा है वो खत्म होता है यहाँ से, जैसे यहाँ से इरोज्ड हो करके, और ये यहाँ से हट जाता है, और ये बैक हटता हटता इस तरीके से यहाँ नीचे वाले एरिया में ये एक प्लेन एरिया बनाता है। ये बनाया ना, ये कगार पीछे हटने से, फॉर द एग्जाम्पल पहले ये यहाँ था, उसके बाद हटता 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 यहाँ गया, फिर हटता हटता यहाँ आया, फिर हटता हटता यहाँ आया। अब ये सारी चीज हट गई है, उसके बाद में ये यहाँ जो प्लेन बना है ये एरिया, इसको बोलते हैं पैडी प्लेन। और ये कंसेप्ट किसने दिया था? एलसी किंग ने दिया था। और पेनी प्लेन है ये WM डेविस का है, बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना, डेविस ने अपने नदी चक्कर की अंतिम अवस्था के अंदर ये एक अपर्दनात्मक मैदान के रूप में इसको विकसित किया था। अपर्दनात्मक मैदान, आपने डेविस का थियरी पढ़ा होगा। डेविस कहता है कि किसी भी भौगोलिक प्रदेश के अंदर जब अपर्दन चक्कर अपनी अंतिम अवस्था में होता है तो ऊपर उठे हुए समस्त भूभाग चट्टानों को वो काट करके एक समतल मैदान बना देता है। उस मैदान को उसने नाम दिया पेनी प्लेन। और आपने पता है WM डेविस ने कहा था कि इस पेनी प्लेन के अंदर यंत्र तंत्र ऊंची उठी हुई चट्टानें रह जाती है, जिसका उसने नाम दिया था मोनार्ड नॉक। क्या नाम दिया था? मोनार्ड नॉक। और इसी पेनी प्लेन को पेंक ने भी अपने सिद्धांत में एक्सप्लेन किया था, और उसने था ऐसा कुछ शब्द यूज किया था जो अभी मेरे दिमाग से निकल गया था, मोनार्ड नॉक की जगह। कभी याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इसी सेशन में। बहुत अच्छा शब्द था वो, थोड़ा जर्मन शब्द था इसलिए दिमाग से निकल गया। तो ये पेनी प्लेन का कंसेप्ट है। किस तरीके से बनता है? ये एक प्रकार का अपर्दनात्मक मैदान है। उसके बाद पेन प्लेन की जब बात आती है तो पेन प्लेन है वो क्रिमके का है। विद्यार्थियों, क्रिमके भी जलीय प्रक्रम से अपर्दन के द्वारा मैदान के निर्माण की बात करता है, लेकिन ये कहता है कि जब पार्श्विक अपर्दन होता है तो जो अपर्दनकारी मैदान और बाढ़ के मैदान आपस में मिल जाते हैं। ये क्रिमके ये कहता है कि जलीय प्रक्रम की अंतिम अवस्था में, जलीय प्रक्रम का मतलब नदी चक्र की अंतिम अवस्था में जब पार्श्विक अपर्दन बढ़ता है तो उसके कारण अपर्दन और बाढ़ से बने हुए मैदान एक दूसरे से मिश्रित हो जाते हैं। तो वो एक पूरा मैदान है जो बाढ़ और अपर्दन दोनों के द्वारा निर्मित हुआ है, अर्थात निक्षेपण और अपर्दन दोनों से निर्मित हुआ है। उसके लिए उन्होंने पेन प्लेन शब्द है वो यूज किया। उसके बाद एक शब्द है पेन फैन, ये एलसी लॉसन का है। ये ढाल सिद्धांत के अंतर्गत आता है। लॉसन ने चादरी बाढ़ सिद्धांत की बात की थी। ऊपर उठे हुए क्षेत्र के अंदर ऊपरी पूरी परत को उठा लिया जाता है, उससे जो मैदान बनता है उसका उसने नाम दिया था पेन फैन। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। तो पूरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, निम्नांकित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? बहुत व्यवहारिक प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। स्ट्राम्बोली, कोटोपेक्सी, विसुवियस या एल्ब्रूस? तो ये प्रश्न तो सामान्य ज्योग्राफी का बच्चा भी बता सकता है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में
बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसमें से स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जहां पर गैसें काफी ऊपर उठती है और हर समय उठती है, ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है। सक्रिय ज्वालामुखी। कोटोपेक्स से आपको कहाँ मिलेगा? इक्वेडोर में मिलेगा। और एल्ब्रूज आपको कहाँ मिलेगा? जो काकेसस पर्वत श्रेणी है यूरोप के अंदर, यूरोप और एशिया की सीमा के पास, यानी पूर्वी यूरोप के अंदर, वहाँ आपको एल्ब्रूज मिलेगा। वैसे एल्ब्रूज यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वतीय शिखर भी आता है। और विसुवियस भी आपको भूमध्य सागर में यानी इटली के अंदर मिलेगा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, इसमें इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? अभी एक पीछे और आया था, वैसे स्ट्राम्बोली तो है ही है, लेकिन ये नाम अलग आए हैं। देखो, पहली बात तो सक्रिय है क्या? उद्गार की अवधि के आधार पे, यानी ज्वालामुखी की सक्रियता के आधार पर विद्वान उसको 3 भागों में बांटते हैं। किसको? ज्वालामुखी को। किसके आधार पे? सक्रियता के आधार पे। कौन कौन से 3 भाग? एक तो सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, और एक शांत ज्वालामुखी है। थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लें। सक्रिय ज्वालामुखी तो वे ज्वालामुखी है जिससे हर समय मैग्मा निकलता ही रहता है, जबकि प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी वे हैं जिसमें से एक बार मैग्मा निकलने के बाद कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, फिर मैग्मा का उद्वेलन होता है। ये ज्वालामुखी बहुत खतरनाक होते हैं। जैसे क्राकाटाओ जो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है, दुनिया को कई बार उसने परेशान किया है। और शांत ज्वालामुखी वे हैं जिसमें किसी समय उद्गार होता था, अब वो मृत प्राय हो चुके हैं। उसके एग्जाम्पल भी काफी अच्छे। इन तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल है, उसको आपको याद कर लेना बहुत जरूरी है। ये जैसे किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसी तरीके से प्रक्षुब्ध का भी आता है, शांत का भी आता है। देवमंद और कोहे सुल्तान, देवमंद ईरान का और कोहे सुल्तान, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है जो शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी, एंकाकागुआ, एटना, फ्यूजियामा और विसुवियस, इनमें से आपको कूट का इस्तेमाल करके और बताना है। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर एक तो एटना इटली का ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। और एक विसुवियस, ये मैंने अभी आपको बताया ही था, विसुवियस इटली वाला। इसके अलावा स्ट्राम्बोली तो पहले ही था, स्ट्राम्बोली का नाम तो पहले भी आ चुका है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, और कहाँ है ये भी मैंने आपको बता दिया। फ्यूजियामा जो जापान का ज्वालामुखी है, ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये एक प्रकार का प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। और ये जो एंकाकागुआ है, ये चिली के अंदर पाया जाता है, ये आपका एक प्रकार का मृत ज्वालामुखी है विद्यार्थियों। इसका थोड़ा ये अच्छा प्रश्न बन गया, ये एक प्रकार का मृत ज्वालामुखी है। ये कहाँ मिलेगा आपको? चिली के अंदर मिलेगा। ओके, एटना इटली हो गया, फ्यूजियामा जापान हो गया। फ्यूजियामा किस कैटेगरी के अंदर आएगा? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी के अंतर्गत आएगा। तो इसमें ये 2 और 4 ऑप्शन है वो राइट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशित ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ये देखो, वैसे पूर्व में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये प्रश्न दोबारा आ गया। कौन है ब्लॉक पर्वत? अरावली है, एंडीज है, काकेसस है, या ब्लैक फॉरेस्ट है? तो ये तो मेरी गलती हो गई, मैंने इसका एग्जाम्पल पहले दे दिया। इस प्रश्न का एग्जाम्पल है वो ब्लैक फॉरेस्ट सही है। ठीक है, और ये यदि हम बात करें अरावली की, तो अरावली अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आती है, और ये मोड़दार वलित पर्वतों की श्रेणी में आते हैं एंडीज। और काकेसस भी वैसे पुराने पर्वत है तो अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी के अंदर आते हैं, लेकिन काकेसस के ऊपर जो एल्ब्रूज शिखर है, जब एल्ब्रूज की बात आती है तो वो ज्वालामुखी पर्वतों के अंतर्गत चला जाता है। काकेसस का एल्ब्रूज जो शिखर है वो ज्वालामुखी पर्वत है। उसके बाद नेक्स्ट, सामूहिक अपक्षरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? ये किसकी बात कर रहा है? सामूहिक अपक्षरण, मास मूवमेंट आपने पढ़ा होगा। तो कौन सा कारक है वो सामूहिक अपक्षरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनके आप दोनों ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिए।
और वैसे ये हाई लेवल के एग्जामों का प्रश्न है। थोड़ा सा इनके ऑप्शन देखने पर ये इजी हो जाता है। पहले तो हम इसको देखें, मास मूवमेंट। हाँ चलो प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इसमें अपक्षय और जलवायु, जल की मात्रा और डाल का कोण, ये तीनों ही जिम्मेदार हैं। इसका मतलब ये सभी जिम्मेदार हैं। इस पर बात करें कि ये है मास मूवमेंट, जिसको सामूहिक अपसरण कहते हैं। आपने डेन्यूडेशन पढ़ा होगा, अन्नाच्छादन, ये शब्दावली आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी के बच्चों ने, जिसमें चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती बिखरती है या अपरदनकारी साधनों के द्वारा तोड़ करके बहाया जाता है, या चट्टानें वो बहती है। तो ये सारा जो मूवमेंट होता है इसको हम डेन्यूडेशन प्रोसेस कहते हैं। डेन्यूडेशन प्रोसेस में अपक्षय और अपरदन आता है, अपक्षय भी आता है, अपरदन भी आता है। एक शब्दावली विद्यार्थियों और आती है, ब्रत संचलन। ब्रत संचलन, अपक्षय का मतलब होता है चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटना बिखरना, और इसमें गति नहीं होती विद्यार्थियों, यानी इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, परिवहन नहीं होगा। जबकि अपरदन का मतलब होता है किसी साधन के द्वारा चट्टान को तोड़ करके बहाना, यानी इसमें तोड़ना भी है और बहाना भी है, परिवहन की क्रिया इसमें है। और मास मूवमेंट का मतलब होता है ढाल के सहारे पदार्थों का गुरुत्व बल के सहारे बहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इसमें पदार्थों की गति किस कारण आती है? गुरुत्व बल के कारण आती है। ढाल के सहारे पदार्थ गुरुत्व बल के कारण बहते हैं। अब इन बहते हुए पदार्थों को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो अपक्षय और जलवायु बिल्कुल करती है। अपक्षय से ब्रत संचलन ज्यादा होगा क्योंकि चट्टानें है वो ढीली पड़ जाएगी। अब जलवायु में देखो, यदि बारिश बहुत ज्यादा होती है तो मास मूवमेंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ढाल के सारे चट्टानें गीली हो जाएगी, बड़ी मात्रा में मलबा नीचे आएगा। जलवायु के साथ जल की मात्रा हो गई, ढाल का कोण, यदि आपका ढाल तीव्र है तो मास मूवमेंट अधिक होगा, और यदि आपका ढाल कम है तो मास मूवमेंट है वो कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है? सही है स्वेस सीमा, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जहां तक मैं समझता हूं ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपसे प्रश्न कर रहा है कि क्या स्वेस ने सीमा यूज किया, क्या डाली ने निफे यूज किया, क्या जेफरीज ने सियाल यूज किया, क्या जेफरीज ने अधिस्तर यूज किया। इस बात के बारे में पूछ रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर ये सही है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में स्वेस ने एक क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें पृथ्वी की 3 परतें बताई थी। सबसे ऊपर है वो है सियाल, सियाल के नीचे है उसका नाम उसने दिया सीमा, और सीमा के नीचे है उसका नाम उसने दिया निफे। इस वजह से वो सीमा इससे कनेक्ट हुई है। जबकि डाली ने कोई निफे शब्द यूज नहीं किया, जेफरीज ने कोई सियाल यूज नहीं किया, और जेफरीज ने अधिस्तर यूज नहीं किया है। सियाल, सीमा और निफे ये तीनों ही किसने यूज किए हैं? स्वेच ने यूज किया। और अधिस्तर किसने यूज किया है? होम्स ने यूज किया है। ओके, अब ये क्या है, थोड़ा इस पर क्या प्रश्न बन सकता है? देखो, सियाल जो शब्द है वो रासायनिक संरचना के आधार पर सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता SiAl, यानी ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। कौन कहता है? स्वेस कहता है, जो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सियाल। ठीक है, ये कम घनत्व वाली है, इसका घनत्व कम है, ये 2.7 से 2.9 के आसपास बताया था इसने। उसके बाद सीमा, स्वेस कहता है कि सिलिका और मैग्नीशियम, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता वाली जो दूसरी परत है जो सियाल के नीचे पाई जाती है, जिसकी डेंसिटी उसने 3 से 5 के आसपास बताई थी, वो सीमा है। और उसके बाद में नीचे निफे, निफे का मतलब निकिल और फेरस, NiFe। ठीक है, Ni मतलब निकिल और Fe मतलब फेरस, यानी निकिल और लो की प्रधानता वाली ये जो केंद्रीय परत है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाई जाती है, ये स्वेस का क्लासिफिकेशन है। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें। सागर नीतल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? कौन सी संकल्पना की बात की जा रही है? सागर नीतल प्रसरण। पहले मैं इसके एग्जाम आंसर पे बात कर दूं, फिर थोड़ा एक्सप्लेन करूं। टेलर ने किया, वेगनर ने किया, हैरी हेंस ने किया, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो संकल्पना है ज्योग्राफी में, ये हैरी हेंस ने दी।
विद्यार्थियों, जब मैं बात करता हूँ हैरी हैंस की तो 1960 के आसपास, 1960-61 अलग अलग किताबों में एक दो सन इधर उधर लिखा आता है। हैरी हैंस नाम के विद्वान ने एक बात बताई। क्या बताई? कि महासागरों के नीचे जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती है। ध्यान से सुनना, यानी महासागरों के नीचे कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर प्लेटें हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती है, अंदर से मैग्मा निकल करके बाहर आकर के नई भूप्रपट्टी का निर्माण कर रहा है। ध्यान से सुनना, वो कह क्या रहा है? मैग्मा बाहर आ रहा है और नई भूप्रपट्टी बन रही है, पुरानी भूप्रपट्टी का विनाश हो रहा है, क्योंकि वो नई भूप्रपट्टी उसके ऊपर बन रही है तो वो पुरानी भूप्रपट्टी है वो नीचे धस रही है। इस प्रोसीजर का नाम है सागर नीतल प्रसरण। सागर नीतल प्रसरण का मतलब ये नहीं है कि सागर का तल है वो मोटा हो रहा है, नहीं। सागर नीतल प्रसरण का मतलब ही होता है नई प्रॉपर्टी बन रही है, नई प्रॉपर्टी बन रही है और पुरानी प्रॉपर्टी का नाश हो रहा है। अब नई प्रॉपर्टी कहां बन रही है? तो ये अपसारी प्लेटों के किनारों पर बन रही है। कहां बन रही है? अपसारी प्लेटों के किनारों पर बन रही है। अब तुम पूछोगे कि दुनिया में इसका एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? तो दुनिया में इसका एग्जाम्पल मिलता है मध्य महासागरीय कटक। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। यानी महासागरों के अंदर पाई जाने वाली कटकें हैं, वहां पर नई प्रॉपर्टी बन रही है और उसके पास पुरानी प्रॉपर्टी का नाश हो रहा है। ये कंसेप्ट कहलाता है सागर नीतल प्रसरण, और ये कंसेप्ट दिया था हैरी हैंस ने। इसी कंसेप्ट से जो महासागरीय विस्थापन और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको मजबूती मिली थी। नेक्स्ट, यू आकार की घाटी का विकास होता है। इजी प्रश्न था भाई, मैंने ले लिया। कुछ बच्चों को इजी प्रश्न के आधार पे भी थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। यू आकार की घाटी कास्ट प्रदेश है, हिमानी है, या परिपक्व नदी है, या ये सभी है? तो यू आकार की घाटी है वो हिमानी क्षेत्र के अंदर मिलेगी, यानी हिमानी नदी का एक प्रकार का प्रक्रम है। देखो, यू आकार की घाटी में और वी आकार की घाटी में फर्क क्या है, ये चीज आपको देखना जरूरी है। यू आकार की घाटी और वी आकार की घाटी में जो किनारों के ढाल होते हैं ना, उसमें फर्क होता है। वी आकार की घाटी में अपेक्षाकृत मंद ढाल होते हैं, जबकि यू आकार की घाटी में खड़े ढाल होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ये किसकी बात कर रहा है? युग्म सही है। एक तरफ सिद्धांत दिए हैं, दूसरी तरफ नाम दिया है, और जहां तक मैं समझता हूं ये सिद्धांत पर्वत निर्माण के सिद्धांत है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत, रेडियो एक्टिवता सिद्धांत और पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। यानी कौन सही तरीके से सुमेलित, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, केवल इस पर ही बात की, एक ही इसमें से आपको सही मिलेगा। तो कौन इसमें सही है इस पर हम बात कर ले। तो जहां तक मुझे लगता है ये जो जियोसिक्लाइन थियरी है, देखो इस तरफ विद्वान है, कौन सा सिद्धांत जेफरीज ने दिया, कौन सा डाली ने दिया, कौन सा ओम्स ने दिया और कौन सा कोबर ने दिया। तो कोबर का जो पर्वत निर्माण का भूसन्नति सिद्धांत है वो सही है। अब हम वन बाई वन इन महाद्वीपों के इन पर्वतों के निर्माण सिद्धांत की बात कर ले। तापीय संकुचन जो सिद्धांत आ रहा है वो जेफरीज का, यानी ये जो जेफरीज है, इस जेफरीज ने तापीय संकुचन का सिद्धांत दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, प्रश्न कई बड़े एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। तो जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत हो गया, और उसके बाद में जो रेडियो एक्टिव सिद्धांत है ये जॉली का है। जॉली यहाँ लिखा नहीं गया है, ये डाली है, तो डॉली, इसको डेली हम मानते हैं। ये सिद्धांत दिया था विद्यार्थियों जॉली ने, जॉली नाम का विद्वान था। आप कहोगे सर ये डॉली ही जॉली है, नहीं, डाली है ना, ये डेली है, डाली कह दें या डेली कह दें। इसने महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत दिया था। जो पर्वत निर्माण का महाद्वीपीय फिसलन या खिचकते हुए महाद्वीप का सिद्धांत है वो डाली का है। और यदि हम बात होम्स की कर लें तो होम्स ने दिया था सेवन तरंग सिद्धांत, जो इसके अंदर जिक्र नहीं किया गया है। ये जहां भी नाम आता है सावन तरंग सिद्धांत, तो ये आपका होम्स का है। आज से ही अपने दिमाग में बिठा लेना, भूसन्नति सिद्धांत कोबर का है, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिल्ली का है, तापीय संकुचन जेफरीज का है, रेडियो एक्टिव सिद्धांत जॉली का है, और
सेवन तरंग सिद्धांत है ये ओम्स का है। ओके, बात क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें। क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न वलन जो भाग नीचे मुड़ करके धंस जाता है, यानी वलन का जो भाग नीचे मुड़ करके धंस जाता है उसे क्या कहते हैं? आपने फोल्ड पढ़ा होगा, फोल्ड का मतलब वलन पढ़ा होगा। वलन के अंदर मोड़ में एक ऊपर उठा हुआ भाग होता है और एक नीचे धसा हुआ भाग होता है, उसके अलग अलग नाम है, वो यही पूछ रहा है। तो क्या बोलेंगे? अभिनति बोलेंगे, अपनति बोलेंगे, नति बोलेंगे या नति लंब बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे अभिनति। मैं आपको बाई डायग्राम बता देता हूं। जैसे ये मोड़ है ना, ये फोल्ड है, तो इसमें ये जो भाग है ये ऊपर उठे हुए भाग है, ये जो भाग है ये नीचे धसा हुआ भाग है। ये इसका पूछ रहा है, ये कह रहा है कि वलन का जो भाग नीचे की ओर मुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? तो इस भाग को कहते हैं अभिनति। ठीक है, और ये जो ऊपर उठे हुए भाग है विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं अपनति। क्लियर? अभिनति हो गया और अपनति हो गया। एक होता है नति। कोई भी वलन होता है, जैसे ये वलन है, ठीक है ना, ये वलन है, तो इस वलन की ये जो भुजा है, इस भुजा का नीचे जैसे ये क्षैतिज सत है, इस क्षैतिज सत के साथ ये जो कोण बनता है ना, ये कोण कहलाता है नति। नति कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं डीप। तो किस वलन की भुजा का क्षैतिज सत के साथ बनने वाला कोण है वो नति कहलाता है। और विद्यार्थियों एक ध्यान रखना, नति को हमेशा उसकी डायरेक्शन के साथ लिखा जाता है। जैसे ये जो झुकाव है ये उत्तर दिशा की तरफ है, तो ये माना कि ये 35 डिग्री नति है, तो ऐसे लिखा जाता है 35 डिग्री नॉर्थ। यदि उत्तर पूर्व की तरफ है तो ऐसे लिखा जाता है 35 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ये लिखा जाता है। और एक है नति लंब। नति लंब का मतलब होता है क्षैतिज रेखा के सारे नति का, जो नति की ऊर्ध्वाधर रेखा है वो नति लंब कहलाती है। तो ये हो गया आपका एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न जो वलन के संबंध में है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? बहुत गहराई से पढ़ना इसको। ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है, कभी कभार है और नहीं हमें धोखा दे देती है। ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी पाइप, गिरवा खंड, क्रेटर। तो वैसे आपने ज्वालामुखी को पढ़ा है ढंग से तो आपको पता चल जाएगा, इसमें गिरवा खंड नहीं है। ज्वालामुखी छिद्र तो है ही, जहां से मेग्मा बाहर निकलता वो। ज्वालामुखी पाइप, वो जो नली जहां से होकर के मेग्मा आता वो ज्वालामुखी पाइप है। क्रेटर, ये उसका जो मुंह होता है उसको क्रेटर बोलते हैं। वैसे ज्वालामुखी छिद्र का जो गड्ढा है वो क्रेटर है। गिरवा खंड क्या है विद्यार्थियों? गिरवा खंड है वो जब वलन का कोई भाग टूट करके अपने मूल भाग से दूसरी जगह चला जाता, उसको गिरवा खंड कहते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे ये इस तरीके के वलन होते हैं पर्वतों में खतरनाक। इसमें क्या होता है, संपीड़न बल लगता है, इधर से भी धक्का पड़ता है और इधर से भी धक्का पड़ता है। ऐसी कंडीशंस में जब खतरनाक धक्का पड़ता है तो कभी कभार क्या होता है कि ये जैसे भाग था, ये भाग था, ये भाग यहां से टूट जाता है और ये भाग टूट करके और माना कि ये यहां स्थापित हो जाता है, अपने मूल जगह से हट करके दूर चला जाता है, किसी दूसरी चट्टान पे स्थापित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं गिरवा खंड। ओके, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पर बात करें। हाँ, अगला प्रश्न है जो आपका वो है भूकंप मेखला कौन सी नहीं है? आप जब दुनिया में भूकंपों का विश्व वितरण पढ़ते हैं तो कुछ पेटियां आपको नजर आती जिसको मेखला कहते हैं, तो कौन सी इसमें से नहीं है? परिप्रशांत महासागरीय मेखला, परिअंध महासागरीय मेखला, मध्य महासागरीय मेखला, मध्य अटलांटिक मेखला। ये मध्य महासागरीय नहीं हो, मध्य महाद्वीपीय मेखला है। यदि आपने गौर से पढ़ा है तब तो आपको समझ में आ जाएगा ये, इसमें ये नहीं है। परी का मतलब होता है चारों ओर। अटलांटिक महासागर के या अटलांटिक महासागर या अंध महासागर के चारों ओर कोई भूकंप जोन नहीं है।
प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंप जोन है और प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी जोन भी है विद्यार्थियों। और आपको पता है प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी के घेरे को रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्निवलय, अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर, परिप्रशांतीय जो मेखला है उसको कहते हैं। ये अटलांटिक महासागर का कोई चारों तरफ घेरा नहीं है, बल्कि अटलांटिक के अंदर मध्यवर्ती जो कटक है वहां पर भूकंप के झटके आते हैं, मध्य महासागरीय कटक में। और एक मध्य महाद्वीपीय मेखला भी है जो अफ्रीका के एटलस पर्वत और ये भूमध्य सागर से होती हुई उसकी एक शाखा तो अफ्रीकी रिफ्ट घाटी की तरफ चली जाती है, दूसरी शाखा है वो हिमालय के सारे है आगे बढ़ती है, वो मध्य महाद्वीपीय मेखला है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, अपरदन का सामान्य चक्कर होता है, नॉर्मल इरोजन साइकिल किसका है? हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं सामान्य अपरदन चक्कर, तो ये जो सामान्य अपरदन चक्कर है ये किसका है? पवन द्वारा अपरदन चक्कर है, हिमानी द्वारा अपरदन चक्कर है, नदी द्वारा अपरदन चक्कर है, इनमें से कोई नहीं। अब तुम्हारा अब देखो इस प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि भाई हर का अपरदन होता है, पवन का भी अपरदन है, हिमानी का भी चक्र है, नदी का भी अपरदन चक्र है, लेकिन जो नॉर्मल अपरदन चक्र ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, नॉर्मल इरोजन साइकिल, वो आपका नदी द्वारा अपरदन चक्र है, उसकी बात की जा रही है। और विशेषकर पर इस पर किसने काम किया था? डेविस ने काम किया था, उस अपरदन चक्र की बात हो रही है। तो ये हो गया आज का सेशन जियोमॉर्फोलॉजी का। जियोमॉर्फोलॉजी, स्पेशल जियोमॉर्फोलॉजी की ये पहली क्लास है। ऑल ओवर 16वीं क्लास हो गई। 15 क्लास आप पढ़ना चाहते हैं तो पूर्व में जाकर के क्लास यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप विजिट करके स्कूल व्याख्याता के संबंध में, असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में, नेट जेआरएफ के संबंध में, जो भी आपकी ज्योग्राफी की क्वेरीज है उसके संबंध में आप अपने ज्ञान को उन्नत बना सकते हैं। अगले किसी सेशन के अंदर फिर हम किसी दूसरी टॉपिक के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।